ला भारतीय पशु कल्याण बोर्ड में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत की पहली वन नीति प्रकाशित की गई थी 1894 को और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी 1952 को। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 तथा 66.67% क्षेत्र में है वन अथवा वृक्षारोपण होना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वह अति सघन वन, जिनका वृक्ष छत्र 40 से 70 के बीच होता है मध्य सघन है, जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40% के मध्य में वह खुले वन। 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाले निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है, इन्हें झाड़ी में रखा जाता है। ISFR 2017 के अनुसार देश में सर्वाधिक, तो ये 2021 का आप पढ़ेंगे तो जो घट करिए आगे बढ़िए क्योंकि मैंने नेक्स्ट वो घटना चक्र में करवा रखा है। सर्वाधिक वनाकरण प्रतिशतता वाला राज्य है लक्षद्वीप, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम और कुल वृक्षारोपण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। इसी दृष्टि में भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 संघीय राज्य हैं लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश। ISFR के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले पाँच जो है वनावरण 5 राज्य कमसा है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 संघीय क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार द्वीप, दादर नगर हवेली, दिल्ली, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप। और है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य संघीय क्षेत्र हैं लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं तो वह है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैंड। और न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य हैं वह हरियाणा, पंजाब और गोवा, सिक्किम, बिहार। और न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य हैं वह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 4 संघीय राज्य हैं वह हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली तथा चंडीगढ़। वृक्षावरण की दृष्टि से ISFR 2017 के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा जम्मू एवं कश्मीर। न्यूनतम जनसंख्या क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा एवं नागालैंड। भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता के रूप में सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः गोवा, केरल, गुजरात, झारखंड तथा तमिलनाडु। संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वृक्षारोपण है दमन दीव, चंडीगढ़, दिल्ली तथा लक्षद्वीप में। कुल वृक्षारोपण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाले 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। भौगोलिक क्षेत्र से सर्वाधिक 4% वाले संघीय क्षेत्र हैं वह लक्षद्वीप 97%, मिजोरम 88 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश हैं। और ISFR 2017 का है तो ये सब डाटा छोड़िए, आपको घटना चक्र मैंने करवा रखा है 2023 का, उसको देख लीजिएगा। तो ये ISFR का डाटा है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है जिले, तो इसको मत करिए, आप इसको करिएगा घटना चक्र का जो सीरीज मैंने करवा रखा है उसमें। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में एशियाटिक बब्बर शेर का निवासी गिरवन में। तो अगला है जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है, नल्ला मलाई नहीं है। और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है भरतपुर में स्थित है। यह शेर की संरक्षित प्रजाति है। शेर की जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण है अनुवांशिक विभिन्नता के लिए। नोकरेक मेघालय में पाया जाता है, मानस असम में, दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं जिन्हें यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में विश्व संजाल में सम्मिलित किया गया है। 10 को भारत के विभिन्न जैवमंडलों भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों में फैला है वह नोकरेक। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है तो वह उत्तराखंड में। विश्व धरोहर स्थल को घोषित करते हैं नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में जोड़ा गया है कोल्ड डेजर्ट रेगिस्तान का। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित करती है विधान से। वन्य प्राणी अभयारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवी हस्तक्षेप की। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के जीवभार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है वह राष्ट्रीय उद्यानों में। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है वह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का। हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1992 में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा को। गैंडों को पुनर्वासित करने का
कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उद्धव पश्चिम बिहार अवस्थित है सोहागंज में, और यह राष्ट्रीय उद्यान है राज्य है। तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांदीपुर है कर्नाटक में, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य है वह है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। ये है पश्चिम बिहार और जिला नवाबगंज, उन्नाव में, ओखला पश्चिम ग्रेटर नोएडा में है, समस्तीपुर रायबरेली में, पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। और राष्ट्रीय वन उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, पीन वैली हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति जिले में। राष्ट्रीय पार्कों का संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची में इस प्रकार है। राष्ट्रीय पार्क है, बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, काजीरंगा एकल सींग वाला है, और जो है सुंदरबन जो है जैव एवं बाघ अभयारण्य, जयमंडल बाघ अभयारण्य सिमलीपाल हाथी का है। और सर इसका रणथंभौर जिस जानवर के लिए आरक्षित है वह बाघ है। और बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जिस स्थान पर है राजस्थान अलवर जिला में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू और कश्मीर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 78 किलोमीटर वर्ग में क्षेत्रफल विस्तारित है उत्तर प्रदेश के चंदौली में। और करेरा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य जो है राजस्थान के 12 जिले में। यह प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और राज्य है। कार्बेट है उत्तराखंड में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस जो है असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा में है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, कान्हा मध्य प्रदेश में, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, दामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, अमरादेव तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में है, और कालाघाट मुंडनथुराई तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, दम्फा मिजोरम में, और तदोबा अंधेरी जो है महाराष्ट्र में, भद्रा कर्नाटक में, नमेरी असम में है, और पेंच महाराष्ट्र में है, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है, सतकोसिया उड़ीसा में है, काजीरंगा असम में, अचनाकमार छत्तीसगढ़ में है, दंडेली अंसी कर्नाटक में, संजय डूबरी मध्य प्रदेश में, मुडुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक में, परबिंकुलम केरल में, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, कावल तेलंगाना में, बीआरटी जो कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंद्र हिल्स राजस्थान में, नवे गांव नागजीरा महाराष्ट्र में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी उत्तराखंड में, ओरंग असम में, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। भारत में बाघ आरक्षित परियोजना के अंतर्गत है चिल्का। और बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है बांदीपुर, मानस, सुंदरबन। और भारत के टाइगर रिजर्व में जो मिजोरम में अवस्थित है वह दम्फा है, और बुक्सा है मध्य पश्चिम बंगाल में, दम्फा है मिजोरम में, नमेरी है असम में, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। बाघ आरक्षित क्षेत्र जो राज्यों में विस्तृत है वह पेंच में है, व्याघ्र अभयारण्य कान्हा रणथंभौर बांधवगढ़ में, काजीरंगा जाना जाता है गैंडों के लिए, और कर्मपानी असम में है, पाखल आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में है। और ये है असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडल मध्य प्रदेश में है, मंडला। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में, बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, और इंद्रावती जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और राष्ट्रीय उद्यान है राज्य है, गिर है गुजरात में, भरतपुर है राजस्थान में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में है। पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य है, दाछीगामा वन्यजीव अभयारण्य है जम्मू कश्मीर में, केवलादेव घानी पक्षी अभयारण्य राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, दाछीगामा है जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष है, जिम कार्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में बना था, और काजीरंगा 1974 में बना था, साइलेंट वैली 1980 में बना था। और बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और दंडेली अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में, उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल में अवस्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का, और बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। और काजीरंगा गैंडों के लिए, गिर शेर के लिए, सुंदरबन बाघ के लिए है, और पेरियार हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथी के लिए है, राजाजी हाथी के लिए है, और मानस हाथी के लिए है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। और अगर हम
सही सुमेलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में जिले में तथा वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तरित है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया वह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और बायोस्फीयर रिजर्व है एडवर्ड सुएस का। और इकोसिस्टम में AP डी कंडोल का, इकोलॉजी जी टेंसले का, जैव विविधता है रेमंड F दासमैन का। कॉर्बेट तथा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है वह लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र हैं। अगला है नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। वह है केबुलो लमजाओ नेशनल पार्क। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मायरमान तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया था महाराष्ट्र में। सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया था कर्नाटक ने। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1971 में। ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है गारो पहाड़ियाँ। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है मणिपुर में। यह पूर्वी हिमालय से जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। भारत में एशियाई यक्ष की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक सदाबहार वनों, शुष्क कंटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घासों के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में है। तथापि इसके प्रमुख आवास स्थल पर्णपाती वन है। भारत में यक्ष की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहाँ के उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उदाहरण वर्णित है यक्ष हाथी के लिए है। ठीक है। और समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या आकलित है अभी तो बढ़ चुका है तो इसको मत देखिए। जिस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। गिर शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क का अभयारण्य का चयन किया गया है पालनपुर कूनो का। पालनपुर को नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्य जीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है श्योरपुर मध्य प्रदेश में। और यह संरक्षित क्षेत्र है जिसके लिए जाना जाता है। भीतरकनिका उड़ीसा जाना जाता है। लवण जल सागर के लिए। मरुस्थल राष्ट्रीय है। महान भारतीय सारंग के लिए उद्यान है। भारतीय सागर के लिए। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं हुलू गिबन। और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के लिए प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले सबसे अधिक संभावना कहाँ है? पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूसेरस बाइकार्निस। ये पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाते हैं। वन की कटाई से होने से पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। तो यह ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। काजीरंगा गोलाघाट गाँव है। कुंद्रेमुख चिकमंगलूर है। अवस्थित है। साइलेंट वैली पालघाट में। पेंच घाटी है नागपुर में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बननगर घाटा जैविक उद्यान जो स्थित है तो बेंगलुरु में। आस्कोट वन्य जीव सेंचुरी जिन जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। और यहाँ पर है बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल और वाकुई अरुणाचल प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है गंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिनकी जलवायु उष्णकटिबंधीय, सुपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है वह है नामदफा नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के जिस राज्य में स्थित है पश्चिम बंगाल है। और सुखला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में। सारामती नागालैंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित नदी है रामगंगा एवं कोसी नदियाँ। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू तथा मोरा धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। और पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्रभूमि। पंजाब और ब्यास के पंजाब में ब्यास और सतलुज है। राजस्थान के प्रांत में भरतपुर में गंभीर बाढ़ गंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी के नदी डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील।
और भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल, भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए गए हैं, वह कच्छ की खाड़ी है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। और ये है राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और राज्य है। तो बोडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा में, कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, ओरंग है असम में, उषा कोसी वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में। जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है वह है ओरंग अभयारण्य असम का। चिनार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है केरल में और है, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। उसके बाद तमिलनाडु का पश्चिमी बिहार अवस्थित है किरकिली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र वन है वह है राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है वह भूटान। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उद्यान है क्यू इंग्लैंड में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया वह स्थित है श्रीलंका में। वैकल्पिक ऊर्जा, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। उसके बाद 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अनावश्यकता पद का संबंध जिससे है वह है सौर शक्ति उत्पादन के विकास से। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने का जरूरत होती है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञता औद्योगिकी की ऊर्जा के एक नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर, पवन, ज्वारी, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण हैं नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा है सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक तकनीकी द्वारा। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर सेल का। और जीवाश्म ईंधन नहीं है यूरेनियम। पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं तथा पौधे के जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम को। परमाणु के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के उत्पन्न महत्व को देखते हुए भारत में 2003 में गठन किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ऊर्जा संकट से तात्पर्य कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति और पुंज शक्ति, लघु जल शक्ति तथा अवशिष्ट जो हो अर्जित ऊर्जा में भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है वह सौर शक्ति। जैव ईंधन के संबंध में जिनमें से कौन सा कथन सत्य है तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है ठीक है। बायोडीजल की फसल है जेट्रोफा। और एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन करंज फर में भी किण्विकरण का एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसे शामिल करते हैं हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है वह है मक्का। तो जेट्रोफा, पेंगोमिया और सूरजमुखी की खेती की जा सकती है बायोडीजल के लिए। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाता है हाल ही में निकाला गया था वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन आरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया गया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। ISA का सचिवालय ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणी हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही है। नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। अगला है नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी द्वारा उत्पन्न गैसों का उपयोग बिजली पैदा करने के तथा जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए अंतर्दहन ईंधन में प्रयोग किया जा सकता है डीजल की तरह। बायोगैस में अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल जिनमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है संबंधित का सही कथन है। तो यदि यह शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, ना कि दहन। और
दहन के माध्यम से विद्युत का। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होता है विशिष्ट धारा डीसी के रूप में। और कथन है कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है। कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। कथन कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी कोयले के सल्फर की उपस्थिति। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं ऊर्जा का धारणी स्रोत समझी जाती हैं, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। विविध प्रकार के जैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती हैं। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती हैं। जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए ऊर्जा का सुविधा में उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए तथा लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की पूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए। भारत में जैविक डीजल के रूप में उत्पादन के लिए जेट्रोफा कार्बास के रूप में पैंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? तो क्योंकि भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पैंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैंगामिया पिनाटा बीजों में लिपिड अंश बहुतायता में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। और पृथ्वी की भूपर्पट में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, वह भूतापीय ऊर्जा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा और पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। ठीक है। और खनिज समाप्त होने योग्य सौर ऊर्जा या समाप्त योग्य होने योग्य बायोगैस से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वन आरोपण है वर्षा का। जैव मूल अल्फास्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधन पर आधारित नहीं होता है। बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों में निर्मित हो सकता है। बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। वो गैर पेट्रोलियम आधारित है। प्रदूषण की बात करें तो हवा में तैरता हुआ श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का वैश्विक प्रयास है, जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषण को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु है तो सुमेलित करना है। उनमें पाए जाने वाले संभावित है उपयुक्त पदार्थ हैं अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन है। लिपस्टिक है, सीसा, शीतल पेय है, ब्रोमीनियन वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड है मोनो सोडियम ग्लूमेटा। यह प्रकृति में घटित होने वाले जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही समर्थन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचारण के लिए विशेषता विकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषण। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित प्रदूषण के कारण। जैव विघटित प्रदूषण है वाहितमल। ऐसे प्रदूषण जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषण। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। जब मानवीय प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों में निश्चित अनुपात विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो सकता है, तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। अनावग्नि तथा जलमुखी उद्गार जैविक पदार्थों को सड़ने गलने से निकालने वाले गैस से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। जैव विघटनीय प्रदूषण है सीवेज, प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा शब्द है स्मोक और फॉग से मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म पारिस्थितिकियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। प्रकाश, रासायनिक धूम्र कोहरे का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन तथा पेराक्सीटाइल नाइट्रेट बनता है। प्रकाश, रासायनिक धूम्र कोहरा सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा पूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को कहते हैं भूरी वायु। प्रकाश, रासायनिक धूम का बनना जिनके बीच अपक्रिया का परिमाण होता है वह है NO2, O3 तथा पेरा ऑक्सीटेनिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और गर्म, शुष्क और तीव्र और सौर विकिरण
सौर विकिरण वाले नगरों में वायुमंडल हाइड्रोकार्बन और वाहनों का बिजली संयंत्रों को से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषण बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैराऑक्सीजन नाइट्रेट आदि। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषण। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। यह गैस तो वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, NO2, भूरे रंग की तीखी गैस। अगला है नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेता है ओजोन, O3। पराक्सील मूलक या ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेता है। इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर निर्माण होता है पेराऑक्सीजन नाइट्रेट का। यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का विकास कम हो जाता है और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह पैन। अगला है मनुष्यों के आंखों में बहुत ज़्यादा जलन व उत्तेजना पैदा करता है पैन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा O3 धुंध बना लेते हैं। अधिक धूम्र कोहरे के निर्माण के घट जाता है, जिसे दृश्यता कहते हैं। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को कहते हैं ध्वनि, और ध्वनि की इकाई है डेसिबल। और अनियमित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेटों विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त करते हैं मैक इकाई में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनमें रफ्तार शोर को कहते हैं मैक। और सामान्य स्थितियों में वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो रंगहीन तथा अति विषैली होती है, वो एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषण है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। एक द्वितीय प्रदूषण नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड। और वे वायु प्रदूषण जो प्रमुख स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। ऐसे वायु प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। पैन जिसे पैराऑक्सीजन नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषण हैं। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषण हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है और जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों में निकलने वाली निम्न में से कौन सी मुख्य प्रदूषक गैस है? वह कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से वायु धातु को वायु प्रदूषित करती है, वह लेड है। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड को। बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, इसके बुद्धिलब्ध के लेवल को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है, वह लेड है। वायु प्रदूषण में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं के ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने से भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है वह कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है आर्सेनिक। अगला है मानव में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से उत्पन्न होता है, वह है बेडरॉक। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है ब्लैकवुड। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम लीटर। धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है आर्सेनिक का। और भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज से पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है समुची खाद्य श्रृंखला। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है, वह है उर्वरक। अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते हैं पोषण को। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं भूमि के जीवों पर। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी व चमड़ा उद्योग है।
और अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा कहलाती है। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्रित एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन तथा बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इससे पृथ्वी पर होता है अम्ल का जमाव। अम्लता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है, उसके बोलते हैं शुष्क रूप में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहां पर ज़्यादा होता है शुष्क जमाव। और अम्लीय वर्षा अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अम्लीय निक्षेप। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उद्योग एवं यातायात के उपकरणों में स्थित नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस वायुमंडल में स्थित जलवाष्प की प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती, यही कारण है अम्ल वर्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। यह हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत मथुरा की तेल शोधनशालाओं में उत्सर्जन CO2 के उत्पन्न अम्ल वर्षा क्षति पहुंचा रही ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है ताज ट्रेपीजियम जोन। अगला है SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार ये पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर हो जाता है छत बिछत। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निच्छादन हो जाता है एवं समाप्त हो जाता है मृदा की उर्वरता। अम्ल वर्षा में वह प्रदूषण जो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, वह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा होता है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषणों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। शंकुधारी वृक्षों के घने कनेपु पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है अम्ल वर्षा का निक्षेप। और है अम्ल वर्षा से कम हो जाता है मृदा के pH का मान। अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों में टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा में प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं। बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। एक वायु प्रदूषण गैस और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है यूट्रोफिकेशन। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं सुपोषण। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति से शैवाल का विकास तेजी से होने लगता है, इसे कहते हैं शैवाल ब्लूम। और एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है एस्बेस्टोसिस। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो जलाने से प्राप्त होता है। कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषण को कहते हैं फ्लाई ऐश। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर के जीवों में होता है श्वसन संबंधी रोग, जिसे वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वह फ्लाई ऐश है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे कहलाते हैं ग्रीन मफलर। भोपाल गैस त्रासदी मिक्सियो की घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। और भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो गैस रिस गई थी वह मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस की रिसने से बड़े पैमाने में मृत्यु हुई थी है MIC। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। और पॉलीथीन थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। यह एथिलीन पॉलीमर होता है जो पॉलीथीन बनता है। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर जर्मनी ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम देखा था कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं तथा एकल बंध एवं द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गैलियो नत्ता एवं कार्ल जिगलर को 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था पॉलीथीन की खोज के लिए। अगला है वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट हो जाती है वह है प्लास्टिक। और जीवन निम्नीकरण है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह जैव निम्नीकरण है। सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म तथा प्लास्टिक का थैला के जिसके क्षय से होने से सबसे अधिक समय लगता है वह है प्लास्टिक की थैली। वह प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य है लाइकेन करता है। और शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभावी लाइकेन
लाइकेन पर प्रभाता है क्योंकि वह बड़े होते हैं संवेदनशील। प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक वायु प्रदूषण का। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जलीय वातावरण का BOD का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमण से होने को। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा घटने से अपघटन की दर बढ़ जाती है। O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप मात्रा घट जाती है घुली ऑक्सीजन की। कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंबन की ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं, जैसे एनेलिड। जिस जलाशय के DO का मान 8 ml/mg नीचे हो जाता है, उसे रखा जाता है संक्रमित जल की श्रेणी में। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। जैव उपचार से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है और रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचार के यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैव उपचार। अगला है यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय जैव उपचार। प्रदूषकों को जड़ व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया को कहा जाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन। जल प्रदूषण नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है आर्सेनिक प्रदूषण से। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित हुए आर्सेनिक प्रदूषण से। भूजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा है 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक। चार्नोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभ की दुर्घटना से। रूस में चार्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई है 26 अप्रैल 1986 को। विकिरित होते रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण स्रोत हैं। रेडियोएक्टिव प्रदूषण का विकिरण के प्रभाव से जीवों के अनुवांशिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है, वह हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैविक रूप से अपघटित होता है मल। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषण है लेड। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होता है लेड के कारण। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। पारा युक्त जल जीने से हो जाता है मिनीमाटा रोग। वर्ष 1987 के से अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर। जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर प्रदेश में साधारण ठंड का कारण बना, वह है लानीना। अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर। और सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस एक के प्रयोग में लाया जाता है तो है अर्जिमोन बीज का। अर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैलती है ड्रॉप्सी नामक। प्रदूषण युक्त जल वायुमंडल का स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के कारक तत्व हो सकता है ज्वरनद मुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाष्प, समुद्र में जल प्रवाह। एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः फैला है दक्षिण एशिया में। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है वायु प्रदूषण के कारण। कथन है जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर रखा रहता है। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। ए सही, आर गलत है। एक रंगहीन गंधहीन रेडियोएक्टिव अक्रिय गैस है रेडान। फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है रेडान गैस में। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को कहा जाता है घरेलू वायु प्रदूषण। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषण है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंच शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंध होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं प्रगलन इकाई पेंट। अगला है घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा। मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है शीशे की अधिक मात्रा से। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण है प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस है धूल है फेफड़ा प्रभावित करता है और शीशा है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्तधाराओं को। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है जिसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर। पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होता है उदर संबंधी समस्याएं।
और प्रदूषण है प्रभाव है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को धूलकण है श्वास संबंधी रोग और शीशा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम में। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है वत्त या भट्टी में। और अम्ल वर्षा से देश जो सर्वाधिक प्रभावित है वह कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों में उत्सर्जित CO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं के कारण अधिक अम्ल वर्षा होती है। नॉर्वे तथा स्वीडन में अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल। चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह नॉर्वे है। अगला अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया मैनचेस्टर में। उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों में प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्ट प्लांट सीमेंट अंश के स्थापन के रूप में किया जाता है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप बाय प्रोडक्ट रूप में फ्लाई ऐश होता है। यह सूक्ष्म पाउडर होता है, वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है और इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। फ्लाई ऐश में अनाजों तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव भंडारण के परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं वह है फफूंदी। मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवेक्स के द्वारा उत्पन्न होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है जो उत्पन्न करता है यकृत कैंसर। वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यांत्रिक विधि नहीं है साइक्लोन डिवाइडर। कारखानों की चिमनियों से निःसृत धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़की पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है बैग फिल्टर को। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है। ये पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। ये कैंसर पैदा करता है। यह तली, पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको परिवर्तन कर देते हैं हानिकारक CO2 एवं जल में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजे से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देती है। अवायवीय जीवाणु जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। भारत के कुछ भागों में पीने के जल प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। नाक नी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। यदि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़े और धातु को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने से परिणामस्वरूप संभावना बढ़ जाती है कुबड़ पीठ होने की। पैरों के मुड़ने का कारण होता है जिसे नॉक नी संलक्षण कहते हैं। यह है उच्च फ्लोराइड संग्रहण से। कैल्शियम प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं की उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी महासागरों के अम्लीकरण के कारण। अगला CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है समुद्र। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। यूरोपीय देशों में 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 में लागू किया गया था यूरो मानक 2। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानक को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति मसेलर समिति ने दी थी और स्वच्छ परिवहन एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी है कि 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है यूरो 6।
BS जो है 4 मानक भारत में लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2017 से। यूरो 2 मानक को पूरी तरह के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% से कम। यूरो नार स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन में साधारणतः वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला है शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया 17 अक्टूबर 2014 को। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ाने के लिए एक संख्या एवं एक विवरण के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है पैलेडियम से। कथन है मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। कारण है उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। उर्वरक पीड़कनाशी कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीव को। भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह है दिल्ली। कई घरेलू उत्पादों में जैसे गद्दों फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदक का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। रासायनिक जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं पॉप्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को। विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्योंकि ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा में संदूषण कर सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो सकते हैं और कुछ मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। अब जल संरक्षण को हम देखेंगे। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ था 2009 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जैविक संसाधन नहीं है शुद्ध जल। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ था और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का नाम से जाना जाता है। यह इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह केंद्रीय गंगा प्राधिकरण और है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। केंद्रीय बजट 2014 से समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा जाता है नमामि गंगे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था फरवरी 2009 में। NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उससे प्रभावित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट तथा अधिशोषित सीवेज जल में मुक्ति दिला दी जाए 2020 तक। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया है राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण को। जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वह राजेंद्र सिंह है। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन है राजेंद्र सिंह। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन को। मरुस्थलीय क्षेत्र जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण होता है कठोर एवं मोम पर्ण लघु पर्ण अथवा पर्णहीन पर्ण की जगह कांटों का। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने में प्राय बदल जाती हैं कांटों में। और गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि हास्य के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव है तो नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण, संयोगों में मछली पकड़ने के लिए जालों में फंस जाना और नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। ऐसे ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। वह है गंगेटिक डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं। इसे बाई कैच कहते हैं। और गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लास्टेनिस्टा गंगेटिका। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। और यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश भर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल के प्रयोग के लायक बना सकेगी।
30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इसकी कार्य योजना का एक भाग है राष्ट्रीय जल मिशन। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में पेयजल संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। कोलकाता में जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की भूमिका है। यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था 11 से 13 मार्च 2016 के बीच। वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना की राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयोगों की अगुवाई करता है। अगला है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है। इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। यह प्राधिकरण है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अगला है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़े जलमग्न भूमि को चुना गया है वह भोज मध्य प्रदेश, सूखा चंडीगढ़ है, पिछोल राजस्थान है। NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की झील शामिल है। बिंदु सागर में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है भीमताल को। फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। वह राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना विविध है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम प्लास्टिक पोल्यूशन है। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है एगमार्क, जिस दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई। दक्षिण गंगोत्री की भारत ने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की और अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है जो 2012 में स्थापित हुआ। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21 सतत संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर संबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है एजेंडा 21। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सृजित की गई है एजेंडा 21। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र संबंधित है वह सतत विकास से है। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से नापा जाता है और वैश्विक तापन है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। पोषक का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित है हैदराबाद में। भारत का वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है जयपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है पुणे में। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित करने के लिए भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है तो 28 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई है। इमारत बोधि मंदिर है। और सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र है बेंगलुरु। और भारतीय वन्य प्राणी संस्थान है देहरादून का। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। और हिमालय पर्यावरण एवं विकास है अल्मोड़ा का। तो प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। और एपिको आंदोलन MP हेगड़े और चिपको आंदोलन SL बहुगुणा और नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर और शांत घाटी है डॉक्टर सलीम। और भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया है वह विस्थापित पुनर्वास की समस्या है। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 मई को। 19 नवंबर जिस दिवस को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस है दिनांक है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था गांधी जयंती पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की गई वह धार है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। एक मार्क एक भारत में लागू किया गया 1933 में। और जीवन विज्ञान का वह क्षेत्र जिस पर एक बौलाक पुरस्कार दिया जाता है वह कृषि है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है
गंगा की डॉल्फिन। और मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषक के लिए जिसको गुब्बारों को भरने में उपयोग किया जाता है वह हीलियम है। मानवीय जनसंख्या में श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है वनारोपण। अगर किसी क्षेत्र का लैंडस्केप आंकड़ा आज मिलता है तो वह उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा, तो वह होगा उसी समय। हरिकेन ने 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्वी तटों पर दुष्प्रभावित किया सैंडी को। ये खत्म हो जाता है आपका, अच्छा भी है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है तो वह है सीता अशोक। एजेंडा 21 समझौते हैं 4 और यह नए शास्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है एवं राज्यों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। रासायनिक आयुध निदेशालय संगठन, इस पर समय 192 सदस्य देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों को मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। OPCW विश्व के 98% जनसंख्या भूभाग एवं रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करती है। OPCW के सदस्य देश हरित भारत मिशन के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों को जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह पर्यावरण सुरक्षा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। प्राकृतिक आवास हासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है 1990 से 99 को। प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है सिएरा लियोन। जिसे मेगा डायवर्सिटी देश के रूप में जाना जाता है वह ऑस्ट्रेलिया है। और जिसे डायनोसोरम का कब्रिस्तान कहा जाता है वह मोंटाना डायनासोरस का। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक है। उपभोक्ता उत्पादों में इस योजना के अंतर्गत सूचित है साबुन, अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। तो भारत में पूर्व संशोधित वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह है संगठनों की सूची जिसमें संयोजी शामिल है। पोषक विषयक सूचना शाकाहारी मांसाहारी। जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी अभियक्त हैं वह है एस स्वामीनाथन। वह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्राकृतिक खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ठीक है। सदाबहार फल वृक्ष है लोकार्ट में। और मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है कैगत तथा कलपक्कम में। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह है मसूरी। प्रायद्वीपीय भारत के निम्न हिम युगों में जिस युग में हिमानीकृत हुआ है वह है प्लेस्टोसीन हिमयुग। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले भैंसों के पीछे पीछे चलते और घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी है साधारण मैना। यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी। इसका मुख्य आहार अर्धभूमि के छिछले जलीय स्थलों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। चित्रित बालाक यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियों, मेढक, अनाज आदि सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को उसमें आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस। शीतोष्णकटिबंधीय वन शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश तथा उष्णकटिबंधीय सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है वह शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। भितरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है वह स्थित है उड़ीसा में। तो ठीक है, आपका ये भी खत्म हो गया जीएस पॉइंट टू सी एनवायरमेंट। तो ग्राउंड लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।